हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसी सर एसी का, यानी प्रत्यावर्ती धारा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा। तो हमारे एलसीआर परिपथ चल रहे थे, मतलब परिपथ विभिन्न प्रकार के जो हमारे परिपथ थे उसमें से आज लास्ट है एलसीआर सर्किट्स। अगर आपने भी एलसीआर सर्किट्स को अच्छे से जानना है तो आपको बेसिक चाहिए और एल को पता होना चाहिए जब स्वप्रेरण कुंडली अकेले लगी हो, और जब संधारित्र जिसकी धारिता सी है अकेले लगी हो तो उसकी जानकारी, और जब एक प्रतिरोध अकेले लगा हो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से तो उन सबका बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग एलसीआर सर्किट्स को डीपली नहीं पढ़ पाएंगे। कायदे से डीपली पढ़ने के लिए हमारे पास ये जानकारी हर हाल में होनी चाहिए। तो एक स्वप्रेरण कुंडली जिसका स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल एल है, एक संधारित्र जिसकी धारिता कैपिटल सी है, और एक प्रतिरोध जिसका मान कैपिटल आर है, श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। इस तरह से ये स्वप्रेरण कुंडली है हमारी, ये संधारित्र की धारिता है और ये प्रतिरोध। ये देखिए तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं हमारे, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लिया गया है। मान लेते हैं स्वप्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर Vn, संधारित्र की धारिता के बीच में विभवांतर Vc और प्रतिरोध के बीच में विभवांतर Vr है। ये L है हमारा, ये C है, ये R है, इसीलिए इसको एलसीआर सर्किट्स कहा जाता है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 1/1। देख रहे हो श्रेणी क्रम क्या होता है, जब एक की पहला हिस्सा दूसरे के पहले दूसरे हिस्से से जोड़ दिया जाता है। जैसे तार है हमारे पास दो, ये तार है, इसको इसका पहले का पहला हिस्सा, दूसरे का दूसरा हिस्सा और तीसरे का दूसरे का एक पहला हिस्सा और तीसरे तो ये श्रेणी क्रम कहा जाता है। इस तरह से जोड़ दोगे तो श्रेणी क्रम ये होता है। यानी तार अगर 3 है तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो लेंथ लंबाई बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। यहाँ B बराबर B नॉट sin ओमेगा टी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, B बराबर B नॉट sin ओमेगा टी। बेसिक माना एक स्वप्रेरण कुंडली, एक स्वप्रेरण कुंडली जिसका स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल एल, एक संधारित्र जिसकी धारिता कैपिटल सी तथा एक चालक तार या एक प्रतिरोध ही कह दो, एक प्रतिरोध जिसका मान कैपिटल आर है। इतनी जानकारी आपको लिखनी है। मान कैपिटल आर है, श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती
प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। इतनी जानकारी आपको लिखनी है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। अब इसका फेजर डायग्राम की बेसिक इंफॉर्मेशन यानी अलग से एल, अलग से सी और अलग से आर की कहानी आपको पता होनी चाहिए। अगर वो कहानी नहीं आएगी तो आप एलसीआर सर्किट्स को नहीं जान पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब केवल एल लगा होता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, और जब केवल सी लगा होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री पक्षगामी होती है, और जब केवल आर लगा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज एक ही कला में होते हैं, उसी अक्ष पर होते हैं। अगर हम एक्स वाई जेड 3 अक्षों में डिवाइड करते हैं तो अगर धारा को आई पर लेंगे तो वोल्टेज को भी यहीं पर लेना पड़ेगा। जब धारा और जब केवल प्रतिरोध और केवल धारा वाली सीन होगी तो उनकी फेज एक ही होती है, एक ही कला में। बीएल को हम हमेशा वाई अक्ष पे पॉजिटिव डायरेक्शन में और बीसी को लेंगे हम एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में बीसी को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये कहानी है जो आपका बेसिक है वहां से। यानी हम जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है जब केवल सी लगा होता है तो 90 डिग्री पक्षगामी होती है, और जब केवल स्वप्रेरण कुंडली लगी होती है तो धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती है। इतनी कहानी हमको आनी चाहिए। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, देखिए यहाँ पर मान लो छोटा मैग्नीट्यूड, यहाँ बड़ा मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर मिलेगा। मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो जब घटाओगे 10 - 2 तो 8 ही आएगा, तो 8 ऊपर की ओर आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर मान लो इतना रिजल्टेंट हमें मिला तो यहाँ से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं या रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, तो ये जो रिजल्टेंट आता है हमारा, ये परिणामी वोल्टेज होता है हमारा। ये कोण हम फाई मान लेते हैं इतना। अब ये जो ऊपर आया है वो BL - BC आया है। क्या आया है? BL - BC। बेसिक से तो ये भी भुजा सेम है, तो ये भी BL - BC होगी, ये याद रखिएगा। ये भी BL - BC होगी, इतनी सी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, इसलिए BL - BC हो जाएगी। और नीचे ये जो है ये तो BR है ही है तुम्हारा, ये BR है ही, तो ये BR इतनी भुजा है ही। बस सारी भुजाएं पता है, पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है। कुछ लोग नहीं जानते हैं तो देख लें भाई। पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है और अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होती है। तो यानी ये बड़ी भुजा, एक ये भुजा और एक ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल से देखते हैं हमेशा, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, b का स्क्वायर बराबर BL - BC का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भुजा सिर्फ BL - BC अब बची है परिणाम, प्लस BR का स्क्वायर।
बस यहाँ से हमारा परिणामी वोल्टेज मांगे तो इसका स्क्वायर रूट हटेगा और इधर वर्ग स्क्वायर वर्ग हटेगा तो इधर वो स्क्वायर रूट लग जाएगा दूसरी साइड में। आप सभी जानते हैं कि जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में रूल लग जाता है। अब ये भी नहीं आता है तो फिर आप फिर से हाई स्कूल करो। चलिए देखेंगे यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। BL जो होता है I इंटू एक्सएल होता है, BC जो होता है I इंटू XC होता है और BR जो होता है I इंटू R होता है। ये इतनी जानकारी हमको आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से जब हम रखेंगे मान तो एक्सएल BC बराबर I इंटू XC और BR बराबर I इंटू R, इस फार्मूले में हम लोग रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर, I इंटू R तो स्क्वायर लगा है तो I स्क्वायर हो जाएगा, सभी जानते हैं, और इंटू R स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे I तो I बाहर आएगा इस ब्रैकेट के, तो बाहर स्क्वायर लगा है तो उस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एक्सएल माइनस XC बचेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। अब I स्क्वायर दोनों से बाहर ले लेंगे तो I स्क्वायर का क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ I आएगा क्योंकि रूट लगा है, इसके कारण I स्क्वायर का I आएगा। अंदर कुछ नहीं बचेगा I के रूप में क्योंकि I स्क्वायर पूरा पूरा हमने बाहर ले लिया है। यहाँ भी यहाँ का I स्क्वायर भी बाहर आया है कॉमन लेके, तो सिर्फ R स्क्वायर बचा है। यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B। अब दोनों पक्षों में I से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू I से दे दो तो इधर का I से I कट जाएगा, दाएं पक्ष का बाएं पक्ष में बचेगा B बाई I। यहाँ एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये B बाई I Z होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, तो इसको हमने ट्रिपल स्टार दिया है। ये देखो ऊपर ट्रिपल स्टार दिया है, ये आप याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कालांतर फाई का भी फार्मूला है, tan फाई बराबर लंब, लंब क्या है BL माइनस BC, अपाधार क्या है BR है। अगर BL BC BR पता हो तो एक्सएल XC और R को के पीछे मत पड़िएगा, सीधे फार्मूला लगा के आगे बढ़ जाना। यहाँ I इंटू XC हम रखेंगे, I इंटू एक्सएल रखेंगे तो I कॉमन हो जाएगा, नीचे I इंटू R रख लेना नीचे। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो याद करे हो आप एक्सएल माइनस XC अपन R, क्योंकि I से I कट जाएगा हमारा। तो ये वाला फार्मूला जो आप याद किए हो वही बचेगा। ये इस फार्मूला से कुछ नोट पॉइंट निकल के आते हैं हमारे, वो नोट पॉइंट क्या है देख लीजिए। नोट पॉइंट पहला ये है कि एक्सेल अगर हमारा ग्रेटर हो XC से तो क्या होगा, एक्सेल XC से बड़ा होगा तो मान धनात्मक आएगा। क्यों, क्योंकि 10 माइनस 8 करो तो 2 आता है, धनात्मक आता है, तो tan फाई भी धनात्मक होगा, हमारे कहने का मतलब है।
और साइन फाई धनात्मक होगा तो ऊपर की ओर होगा रिजल्टेंट, और ऊपर की ओर रिजल्टेंट होगा तो VL ऊपर की ओर मिलेगा, यानी वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से अग्रगामी होगा। कहने का मतलब है प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज B प्रत्यावर्ती धारा से अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। तो इतनी जानकारी ले लो पहले नोट पॉइंट की। दूसरे नोट पॉइंट में क्या लिखना है, अगर हमारा एक्सेल मान लो लेसर हो गया XC से तो अब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो रिजल्टेंट जैसे अभी ऊपर मिला है ये ऐसे नीचे मिलेगा, तो नीचे की ओर मिलेगा तो क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से पक्षगामी होगा, या उल्टा भी कह सकते हो। तो कहोगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज ऐसे ऐसे करके लिख दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा से पक्षगामी होगा। इतना। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है जब XL बराबर XC हो जाए, उस केस में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक ही कला में होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज एक ही कला में होंगे। तो ये याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक ही कला में होंगे। तो ये आपका बेसिक है बिल्कुल पूरा। ये फेजर डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ये कैसे हम इसको करते हैं ये भी आना चाहिए। परिणामी वोल्टेज यहाँ लिख लेना, परिणामी विभव, परिणामी विभव ये याद रखना, परिणामी विभव। तो ये आप याद रखना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए और ऐसे करके आपने बिल्कुल इजी से निकाल लिया है। चलिए इसको फटाफट करिए, न्यूमेरिकल करते हैं। कर लिया होगा आपने। इसके न्यूमेरिकल तो बहुत आते हैं, आप जानते ही हो। जो कि हम लोगों को डराते रहते हैं। अगर हम डर जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमको डरना नहीं है प्यारे बच्चों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग लगा लेते हैं फटाफट, और फिर किसी दिन इसका न्यूमेरिकल का वन शॉट आपको देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है हमको। ये मान लो L बराबर हमें दिया है 0.16 हेनरी, C बराबर
40 माइक्रो कूलम फैरेड, माइक्रोफैरेड, और R बराबर 40 ओम। ये गिवन जानकारी है, 40 है। और यहाँ B बराबर 100 साइन 500t, कुछ ऐसा दिया है, 100 है। तो 100 साइन 500c। क्या क्या करना है हमें? तो हमें बताना है जेड, पहला क्वेश्चन, जेड क्या होगा? प्रतिबाधा। दूसरा क्वेश्चन हमको बताना है कि tan फाई क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन हमको बताना है cos फाई क्या होगा, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। चौथा क्वेश्चन हमें बताना है BL, BC और BR। पांचवा क्वेश्चन हमको बताना है धारा का शिखर मान। तो ये सारी चीजें हमको बतानी है। तो चलिए करते हैं शुरू। ये 1 बाय 1 करते हैं। कहोगे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हो सर, तो ऐसा कुछ नहीं, हलवा है। तो हमारा इंफॉर्मेशन जो है उसको आप कलेक्ट करो। तो यहाँ B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करो। तो यहाँ क्या है, B बराबर 100 साइन 500t है। ये आप देख ही रहे हो, ओमेगा का मान क्या है, तुलना करोगे टी को छोड़ दो दोनों में, तो ओमेगा का मान हमारा मिल रहा है और ये B नॉट का मान मिल रहा है। तो हमारा B नॉट बराबर आ गया 100 वोल्ट और ओमेगा बराबर हमारा आ गया 500 रेडियन प्रति सेकेंड। अब एंगुलर वेलोसिटी है ना। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं एक्सेल और एक्सी को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जेड निकालना है तो हमें एक्सेल और एक्सी पता होना चाहिए। तो चलिए एक्सेल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा का मान 500, एल का मान 0.16, 16 पंचे 80, 80 आ जाएगा। ये 2 दशमलव से 2 जीरो चले जाएंगे तो ये 16 ही बचेगा, तो 80 ओम। फिर एक्सी आप कैलकुलेट कर लो, 1/ओमेगा c। ये सारी बेसिक फार्मूले जो आपको आते हैं। 500 गुणे सी का मान 40 माइक्रो फैरेड है, माइक्रो को फैरेड में बदल लो, 10 की पावर -6 से गुणा करा के, तो 10 की पावर 6 ऊपर आ जाएगी तो प्लस की 6 आ जाएगी। नीचे क्या बचा, यह हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 3 पावर 1 0 2 0 3 0, ये इसको हम लोग 3 पावर कम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 भी कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा लिखें 3 1 4, 20,000 गुणे 10 की पावर -6 आएगा, तो 4 जीरो से कम हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2 गुणे 10 की पावर -2। तो ये 10 की पावर -2 ऊपर आ जाएगी तो +2 होगी बटे 2, यानी ये 50 होगी। सीधी सी बात, एक्सी क्या आ गया 50 ओम और एक्सेल क्या आया है 80 ओम। तो और भी आर दिया ही है, तो जेड बराबर अभी अभी फार्मूला आप देखे हो, एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर
तो चलिए मान रख लेते हैं 80 माइनस 50। तो 80 माइनस 50 का होल स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 80 से 50 घटेगा, 30 बचेगा, 30 का स्क्वायर 900 होगा और प्लस 40 का स्क्वायर 1600 होगा। कुल मिला के 2500 होगा। तो 2500 का क्या आ जाएगा 50। तो ये हमारा जेड आ गया 50 ओम। तो जेड तो हमारा आ गया 50 ओम और एक्सएल और एक्ससी भी आ चुके हैं हमारे। अब हमको कॉस फाई, तो कॉस फाई हमारा होता है, कॉस फाई क्या होता है फार्मूला आर बाई जेड। तो जेड अभी आपने निकाला ही है, आर बाई जेड होता है, आर क्या है आपका प्रतिरोध है, तो आर का मान पता है 40 है और जेड अभी अभी निकाले हो 50 है। तो हमारा क्या हो जाएगा 4/5। ये cos 5 ही आ गया तुम्हारा। अगर इसको पॉइंट में निकालना चाहो तो भाग दे सकते हो, 0.8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है VLVC और तो हमें आई नॉट धारा का शिखर मान पता चल जाए पहले तो धारा का शिखर मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा। आप सीधी सी बात है यहाँ से निकाल सकते हो। क्या ये बी नॉट पता है तो बी नॉट को आप डिवाइड कर लो तो वहां से धारा का शिखर मान आ जाएगा। अब आगे हम लोग ये करने वाले हैं कि तो ये सारे क्वेश्चन VLVC और BR आई इंटू BL बराबर आई इंटू XC आई इंटू XR, तो इतना करिए, मिटाना पड़ेगा फिर करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, फटाफट करिए आप। तो कर चुके होंगे आप, फटाफट मिटाते हैं। याद रखिएगा कुछ डाटा आज अभी आपसे पूछेंगी तो आपको आएगा नहीं, याद नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो हमको अब चाहिए क्या VLVC और BR चाहिए। तो हमें सबसे पहले आई नॉट, वही धारा का शिखर मान भी तो ज्ञात करना है, आई नॉट। तो आई नॉट बराबर होता है बी नॉट बाई जेड। बी नॉट ये देखो लिखा है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट बटे जेड कितना आया है 50। तो आई नॉट आ गई 2 एम्पियर। अब आई नॉट 2 एम्पियर आ गई है हमारी। तो हम लोग जानते हैं आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई √2 होती है, सभी जानते हैं आई आर एम एस बराबर। तो आई आर एम एस निकाल लेंगे और क्या, तो हमारी आ जाएगी 2/√2। ये √2 होता है भाई। 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या √2 गुणे √2, तो एक √2 कट जाएगा और एक बचा रहेगा। तो ये आई आर। अब हम क्या करेंगे, जो BL होता है वो जो I इंटू XL लिखते थे तो वो आई नहीं है, वो धारा का शिखर मान है, याद रखना। IRM धारा का वर्ग माध्य मूल मान सॉरी इंटू XL। तो I इंटू XL लिख देते थे तो उसको आप
वर्ग माध्य मूल मान ही मानोगे। जो भी प्रत्यावर्ती धारा जो आई हम लोग अभी लिख रहे थे, वो हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ही, जो हमारे घरों में बिजली आती है, वो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ही आता है। जो आप चिल्लाते रहते हो 220 वोल्ट 220 वोल्ट, वो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ही है। तो चलिए देखेंगे। वैसे ही वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ही है, धारा का नहीं, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। उससे जो धारा निकलेगी वो वर्ग माध्य मूल धारा होगी। तो यहाँ पर हमारी √2 आई है, तो √2 इंटू एक्सएल का मान अभी हमने निकाला था, एक्सएल का मान आया था शायद 80, तो 80 √2 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा BL जो आ गया है, क्योंकि √2 को हम बाद ही में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, तो 80 √2 वोल्ट। BC भी हम निकालें तो IRMS इंटू XC, ये भी √2 इंटू ये आया था हमारा 30 आया था कि 40 आया था, 50 आया था, 50 यही कह रहे थे, आपको याद रहना चाहिए 50। तो 50 √2 वोल्ट। BC और BR तो आप निकाल ही लोगे, जो BR होगा I इंटू IRMS इंटू कैपिटल R, ये भी √2 इंटू कैपिटल R 40 है, तो ये हमारा आ जाएगा, √2 को बाद ही में लिखोगे, 40 √2 वोल्ट। तो ये सभी जानकारी हमारी निकल गई, क्योंकि हम धारा का शिखर मान चाहते थे, वो तो 2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाले हैं, तब ये जाके हम ज्ञात कर पाए हैं। तो ये सारे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं क्वेश्चन के। इस एक ही क्वेश्चन में हमने सारी चीज़ आपको बताई है कोशिश करके, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप हीरो हो ही कर लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ।